अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में है, तो इसीलिए अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले बेसिक देख लेते हैं, देन इसको सॉल्व कर। अब समझते हैं आरबीआई का, ठीक है, रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 क्या है। ठीक है, तो इससे पहले ये देखते हैं कि आखिर इसको लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2021 से पहले प्रॉब्लम होता था। क्या प्रॉब्लम होता था कि अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ता है था कि किस कंप्लेंट ऑफिसर के पास जाना है। ओम्बड्समैन मतलब क्या, कंप्लेंट ऑफिसर। यहाँ पे 3 सेपरेट था। ठीक है, अगर हम देखें कि बहुत सारे चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो था बैंकिंग ओम्बड्समैन 2006, ठीक है, किसके लिए था, रेगुलर बैंक इश्यूज के लिए था। दूसरा द एनबीएफसी ओम्बड्समैन 2018, ठीक है, तो ये किसके लिए था, लोन कंपनीज के लिए था, जैसे कि मुथूट हो गया या बजाज फाइनेंस हो गया। उसके बाद तीसरा द डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन 2019, यूपीआई से रिलेटेड, वॉलेट से रिलेटेड, ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया, तीनों को मर्ज कर दिया एक सिंगल स्कीम में। अब आपको सोचना नहीं है कि भाई मुझे जाना किसके पास है। ठीक है, तो ये टेंशन जो है खत्म करने के लिए लाया गया कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे एक ही पोर्टल होगा, एक ईमेल होगा, कोई फिजिकल और जो है एंड वन फिजिकल एड्रेस टू सेंड योर कंप्लेंट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही पोर्टल है, एक ही ईमेल है, एक ही फिजिकल एड्रेस है जहाँ पे आप सेंड करेंगे कंप्लेंट को। ठीक है, अब आप गलत डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएंगे। होता क्या था कि पहले जो है बहुत सारा कंप्लेन को इसलिए रिजेक्ट किया जाता था क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ अलाउ नहीं था। ठीक है, तो अब ये स्कीम कवर करता है ऑलमोस्ट सब कुछ। ठीक है, लगभग जो भी डिफिशियंसी सर्विस में है तो सब कुछ कवर जो है इसमें होता है और ये कॉस्ट फ्री है। ठीक है, आपको 0 रुपीज़ लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर आपको कंप्लेन करना है फाइल तो बिल्कुल फ्री में आपको 0 जो है रुपीज़ लगेगा। लैंग्वेज फ्रेंडली भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज फ्रेंडली है तो यहाँ पे जो है किसी भी लैंग्वेज में आप फाइल कर सकते हैं। और एक सेंट्रल जो है सेंटर है कहाँ पे, चंडीगढ़ में, जो कि हैंडल करता है जो भी इनिशियल कंप्लेंट होता है उसको, और आप फाइल कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में और कोई मनी लिमिट नहीं है। ठीक है, आप जो भी डिस्प्यूट है लेकर के आ सकते हैं किसी भी अमाउंट का ओम्बड्समैन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है, तो फर्स्ट स्टेप आपको ये रहेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा पहले तो आपको अपने बैंक में। ठीक है, जो भी बैंक है, एनबीएफसी है, देन वेट करना पड़ेगा 30 डेज के लिए। अगर 30 दिन के अंदर, याद रखना है 30 दिन के अंदर अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है या आप उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, देन आप जाएंगे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास और जो डिसीजन होगा, ठीक है, तो ये जो ओम्बड्स का डिसीजन जो भी हो रहा है तो ओम्बड्समैन कैसे एक्ट करेंगे, न्यूट्रल जज की तरह एक्ट करेंगे। देन अपील भी कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं जो भी ओम्बड्समैन का डिसीजन है तो आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आरबीआई पे जाके आप अपील कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको समझना है और बस इतना ही स्कीम के बारे में है। जब भी स्कीम लाया जाता है तो कोई बेटर चीज़ के लिए ही लाया जाता है। तो लॉन्च कब किया गया, 2021 में। वन नेशन वन ओम्बड्समैन कवर करता है ये बैंक को, एनबीएफसी को, डिजिटल पेमेंट एंटिटीज़ को, कंप्लीटली फ्री है। ये जो बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो भेजना कहाँ पे है, तो सेंट्रलाइज्ड रिसीट प्रोसेसिंग सेंटर जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे, और ग्राउंड क्या है, कोई भी डिफिशियंसी अगर सर्विस में देखने के लिए मिले तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखते हैं ओम्बड्स के रिगार्डिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आरबीआई विल अपॉइंट, ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, आरबीआई विल अपॉइंट द ओम्बड्समैन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर एट वंस। ठीक है, तो ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी ओम्बड्समैन के बारे में, क्या हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी क्या, नहीं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है देयर इज़ ए लिमिट टू डिस्प्यूट वैल्यू दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर ओम्बड्समैन, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है, तो इसीलिए नीदर, आंसर क्या था इसका, नीदर 1 नॉर 2। देन और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो है जो एपेलेट अथॉरिटी हमने देखा कि इस स्कीम के अंदर एपेलेट अथॉरिटी होगा। तो एपेलेट अथॉरिटी कौन होगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई जो है एपेलेट अथॉरिटी होगा। ठीक है। और जो आरबीआई अपॉइंट करेगा ओम्बड्समैन को और डिप्यूटी ओम्बड्समैन को कितने टाइम के लिए? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, नॉट एक्सीडिंग 3, ठीक है, ईयर्स एट अ टाइम। तो इस चीज़ को याद रखना है कि 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, एट ए टाइम। ठीक है। और कंप्लेन आप फिजिकली भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई टाइम लिमिट जो है, ऐसा कोई लिमिट अमाउंट के ऊपर नहीं है कि कितने अमाउंट का जो है आप लेकर के डिस्प्यूट को लेकर के जाएंगे ओम्बड्समैन के सामने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। आरबीआई विल अपॉइंट द ओम्बड्समैन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स एट अ टाइम। हमने 3 ईयर्स पढ़ा ना, तो डेटा मैनिपुलेशन कितना ईजी है ना कि 3 को 5 कर दिया। ठीक है, ये गलत है। देन देयर इज ए लिमिट टू द डिस्प्यूट वैल्यू विच कैन बी ब्रॉट बिफोर द ओम्बड्समैन। तो यहाँ पे ये भी गलत है ना कि यहाँ पे कोई, हमने देखा कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लिमिट का केस को लाया जा सकता है, इसीलिए ये गलत है। तो आंसर है डी। ठीक है। अब देखते हैं 185। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है क्या? केसीसी है क्या? समझते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है? ताकि फार्मर्स को इजी और टाइमली लोन दिया जा सके। ठीक है, इसी को लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ के लिए लोन दिया जाता है? शॉर्ट टर्म कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि सीड को खरीदना, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए मार्केटिंग लोन दिया जाता है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी कॉस्ट लग रहा है हार्वेस्ट के बाद, उसके लिए लोन दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग लोन दिया जा सकता है ताकि फार्मर जो है क्या कर सके? सेल कर सके उसके प्रोड्यूस को राइट टाइम पे। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो फार्मर है उसके हाउस होल्ड नीड, उसके लिए भी दिया जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ एसेट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए, जैसे कि डेयरी एनिमल्स हो गया, इनलैंड फिशरीज़ के लिए। ठीक है, तो इसके लिए दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्रेडिट दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी दिया जा सकता है, जैसे कि बाय करना पंप सेट को, स्प्रेयर्स को, या डेयरी एनिमल्स को, तो उसके लिए भी लोन दिया जा सकता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म भी है, ठीक है, ये याद रखना है, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है कि बाय किया जा सके पंप सेट को, स्प्रेयर्स को, डेयरी एनिमल्स को, इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म में हमने देखा कि पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, और जैसे प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, जो भी वर्किंग कैपिटल है उसके मेंटेनेंस के लिए, जो भी एग्रीकल्चर से, डेयरी एनिमल से, इनलैंड फिशरीज से रिलेटेड अगर कोई भी वर्किंग कैपिटल है उसको मेंटेन करना है उसके लिए। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल और कंजम्पशन कैपिटल इस टाइप से भी क्वेश्चन आई थिंक बना हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने देखा, ये सारी चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। देन अब किस किस को लोन मिलेगा? एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस चीज़ के लिए मिलेगा वो हमने देख लिया। तो इंडिविजुअल बोरोवर को भी मिलेगा या जॉइंट बोरोवर्स को भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि वैसे फार्मर को जो ऑनर है, ऑनर कल्टीवेटर है, ऐसे फार्मर को भी मिलेगा। टेनेंट फार्मर को भी मिलेगा। ठीक है, ओरल लीज और शेयर क्रॉपर्स को भी मिलेगा, और ग्रुप्स को भी मिलेगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स है उनको मिलेगा। अब प्रोवाइड कौन करेगा? आखिर लोन दिया किसके द्वारा जाएगा? तो कमर्शियल बैंक दे सकती है, आरआरबीज के द्वारा दिया जा सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव्स के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लगभग अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है अराउंड 80% ऑफ टोटल क्रेडिट जो है, जो भी है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं केसीसी के बारे में क्वेश्चन क्या है। इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट
फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो यस शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी देती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी देती है, तो ये सही है। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड, तो यस फार्मर हाउस होल्ड के कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए भी क्रेडिट देती है। अवेलेबल टू ऑनर कल्टिवेटर्स, यस जो ऑनर कल्टिवेटर है उनको भी मिलेगा, जो टीनेंट फार्मर है उनको भी मिलेगा, जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको भी मिलेगा, ठीक है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। जो इंडिविजुअल जॉइंट बोरोवर्स हैं उनको भी मिलेगा, टीनेंट फार्मर्स है उनको भी मिलेगा, ठीक है, और जो ग्रुप्स हैं उनको भी मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखते हैं 186 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केसीसी, ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं 186 में कि कौन जो है इसमें केसीसी में लोन नहीं देते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक्स देते हैं, यस देते हैं, हमने देखा। कोऑपरेटिव बैंक्स यस देते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक यस देते हैं, एनबीएफसीज नहीं देते हैं, इसलिए 186 का आंसर क्या है, डी है, ठीक है। कौन कौन देते हैं यहाँ पे, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, एनबीएफसीज नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं। सो 187 देखते हैं, विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव हाईएस्ट शेयर इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट, तो हाईएस्ट शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, कमर्शियल बैंक का है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, तो कमर्शियल बैंक का सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाता है आंसर, ठीक है, 187 का ए। सो हम पहले जान लेते हैं कि आखिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है एक सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्या है, सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रेमवर्क का क्या क्या काम है, ताकि मेंटेन किया जा सके जो फाइनेंशियल हेल्थ है बैंक का उसको। तो आरबीआई यूज़ कैसे करती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसको करेक्ट किया जा रहा है। तो आरबीआई मॉनिटर करती है बैंक को सर्टेन फाइनेंशियल पैरामीटर पे, ठीक है, देखती है कि क्या ये बैंक सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, और अगर ये पैरामीटर जो है एक लिमिट से नीचे चला जाता है तो आरबीआई बैंक को रख देती है पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद आरबीआई क्या करता है कि फिर करेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एक्शन लेता है बैंक के अगेंस्ट, ठीक है। तो पैरामीटर क्या है पीसीए का, तो पहले पैरामीटर हुआ करता था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, देन एसेट क्वालिटी की, एसेट का क्वालिटी कैसा है, देन रिटर्न ऑन एसेट, तो ये सारा पहले हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या देखा जाता है, प्रेजेंट में देखा जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एसेट का क्वालिटी, देन ये जो रिटर्न ऑन एसेट था तो अभी देखा जाता है लेवरेज रेशियो, ठीक है। तो इन वर्ड्स का कुछ पहले हम मतलब समझ लेते हैं, देन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल देख लेते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। तो ये दिखाता है कि बैंक के पास इनफ कैपिटल है या नहीं, कि जो भी अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। तो ये बैंक का कैपिटल को देखता है कि बैंक के पास कैपिटल है कि नहीं, ठीक है, कितना इसके पास रिस्की लोन और एसेट है और कितना इसके पास कैपिटल है, ठीक है। तो जितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाई होगा तो उतना ही सेफर बैंक होगा, ठीक है, ये बात याद रखना है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना अच्छा रहेगा उतना बैंक सेफ रहेगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि बैंक लॉस में चल रहा है तो इसका खुद का कैपिटल जो है इतना इनफ होना चाहिए कि प्रोटेक्ट किया जा सके जो भी डिपॉजिटर का मनी है, तो ये है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। देन हमने देखा एसेट क्वालिटी, तो एसेट क्वालिटी का मतलब है कि जो लोन दिया गया है, ठीक है, तो इसमें किस तरीके का लोन दिया गया है, मतलब अगर जो बोरोवर्स हैं वो रीपे कर रहे हैं लोन को तो ये गुड एसेट क्वालिटी है कि लोन कैसा लोन दिया गया है, गुड एसेट क्वालिटी का लोन दिया गया है, या ऐसा लोन है जैसे कि बहुत सारा ऐसा लोन है जो कि बैड लोन बन जाता है, एनपीए बन जाता है, मतलब पुअर एसेट क्वालिटी है। तो एसेट क्वालिटी देखा जाता है इस बैंक का कि इसका एसेट क्वालिटी अच्छा है या इसका एसेट क्वालिटी खराब है, ठीक है। तो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि ये ऐसा लोन होता है कि जो बोरोवर जो है पे नहीं करते हैं, ठीक है, 90 डेज तक जब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ये पे नहीं करते हैं तो ये एनपीए बन जाता है। देन रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, तो गिव मी अ मोमेंट। देन रिटर्न ऑन एसेट जब कहते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट का मतलब होता है ये मेज़र करता है कि क्या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जो है अर्न किया जा रहा है बैंक के द्वारा इसके टोटल एसेट से। तो ये दिखाता है कि बैंक कितने अच्छे से जो है अपने एसेट को यूज़ करता है ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो हमने देखा कि अब जो है लेवरेज रेशियो देखा जा रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट पीसीए पैरामीटर में तो ये मेज़र करता है रिलेशन बिटवीन बैंक का अपना कैपिटल और टोटल एसेट का, ठीक है। क्या रिलेशन देखता है, रिलेशन बिटवीन बैंक्स ऑन कैपिटल एंड टोटल एसेट,
तो ये दिखाता है कि क्या बैंक डिपेंडिंग है बहुत ज़्यादा बोरोड मनी पे, या बैंक का अपना खुद का कैपिटल है। ठीक है, तो अगर हाई लेवरेज रिस्क है मतलब क्या है कि मोर डेंजर है लॉसेस के टाइम पे। अगर हाई लेवरेज रिस्क है तो ये ज़्यादा डेंजर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, टर्म हैं, तो इसके बेसिस पे आरबीआई जो है देखता है कि क्या चल रहा है। तो फिर एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है, ये कैसे अप्लाई करता है, तो अब इन सारे प्रोसेस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ये एप्लीकेबल होता था शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे, और एक्सक्लूडेड था ठीक है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, ये इंक्लूड नहीं था, ये एक्सक्लूड था। लेकिन ये अब एप्लीकेबल है शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे भी, और आरआरबीज के ऊपर भी, पेमेंट बैंक्स के ऊपर भी, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर भी। ठीक है, तो पहले सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक था और आरआरबी वगैरह एक्सक्लूडेड था, लेकिन अब इसमें ये सब कुछ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जब हम कह रहे हैं तो इसमें क्या क्या आ रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ रहा है, प्राइवेट बैंक्स आ रहा है, फॉरेन बैंक्स भी आ रहा है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपने पढ़ा ही होगा डिटेल में, इसमें सब कुछ आता है। ठीक है, देन एक्शन टेकन बाय आरबीआई। ठीक है, तो क्या आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया जाता है पीसीए के अंडर, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है ब्रांच के एक्सपेंशन को, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, सैलरी के ऊपर कैप लगा सकता है, कंपनसेशन के ऊपर, फी जो है डायरेक्टर या जो भी डायरेक्टर्स है या मैनेजमेंट के फीस के ऊपर कह सकता है कि बैंक का हालत ख़राब है, ये सब कम करो। ठीक है, या रेस्ट्रिक्ट करो। ठीक है, देन लेंडिंग के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि ये जो रिस्की लेंडिंग किया जा रहा है इसको बंद करो, तो उसके ऊपर भी कैप लगाया जा सकता है कि कितना किया जा सकता है। ठीक है, कैप लगाया जा सकता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पे कितना दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब क्या किया जा सकता है, फाइनेंशियल मेजर भी लिया जा सकता है, जैसे कि इंक्रीज किया जा सकता है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को। ठीक है, और बैंक को कहा जा सकता है कि कैपिटल को कंजर्व करो। ठीक है, फिर मैनेजमेंट और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किया जा सकता है, नया मैनेजमेंट या बोर्ड लाया जा सकता है, अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट्स या ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ओनरशिप पैटर्न्स को मर्ज किया जा सकता है, बैंक को सुपरसीड किया जा सकता है, बैंक बोर्ड को। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव क्या है पीसीए का, आखिर इसको किया ही क्यों जा रहा है, ताकि इम्प्रूव हो सके फाइनेंशियल हेल्थ, क्या हो सके बैंक का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छा हो सके। आरबीआई क्लोजली इसको जो है मैनेजमेंट कर पाएगी, देख पाएगी, मॉनिटर कर पाएगी, सुपरविजन कर पाएगी, और जो रिस्की एक्टिविटीज़ है बैंक का वो रिड्यूस होगा, और बैंक का बैलेंस शीट अच्छा होगा। तो सिंपल अगर हम कहना चाहें तो पीसीए है क्या, ये एक वार्निंग की तरह है और करेक्शन मैकेनिज्म है जो कि आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है कमज़ोर बैंक के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी डिटेल्स में हमने चीज़ें देख ली। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। ठीक है, तो इट इज़ सुपरवाइजरी टूल ऑफ आरबीआई फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, तो क्या ये सुपरवाइजरी टूल है, अभी हमने इतना ज़्यादा पढ़ा, तो यस डेफिनेटली ये सुपरवाइजरी टूल है आरबीआई का, ताकि इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन हो। देन दूसरा कहा जा रहा है इट अप्लाइज वंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीच सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल रिगार्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी क्वालिटी एंड लेवरेज। तो यही तो हमने देखा कि जब ये एक थ्रेशोल्ड को पास कर लेंगे, ठीक है, अब लग रहा है कि इनका हालत ख़राब हो रहा है, देन लाया जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो बोथ 1 and 2। उसके बाद देखते हैं 189 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आरबीआई कैन टेक वंस इट डिक्लेयर अ पर्टिकुलर बैंक अंडर पीसीए। तो आरबीआई कौन कौन सा एक्शन जो है ले सकता है। प्रोहिबिट लेंडिंग, तो हमने पढ़ा यस। इंक्रीज इन प्रोविजनिंग, तो क्या प्रोविजनिंग इंक्रीज होगा, तो यस किया जा सकता है। ठीक है, ब्रिंग इन न्यू मैनेजमेंट और सुपरसीड द बैंक्स बोर्ड, तो यस नया मैनेजमेंट लाया जा सकता है, सुपरसीड किया जा सकता है बैंक बोर्ड को। बैंक का क्या मर्जर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें करी जा सकती है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो जिस तरीके से पीसीए हमने देखा कि कमर्शियल बैंक के लिए था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, उसी तरीके से जो सैफ है ना, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की हालत ख़राब हो जाती है तो आरबीआई ये यूज़ करता है। ठीक है, आरबीआई मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे ट्रिगर पैरामीटर क्या है, तो आरबीआई मॉनिटर करता है 3 स्पेसिफिक मैट्रिक को देखता है। एक तो एनपीए लेवल,
ठीक है, कि एनपीए कितना ज़्यादा है, अगर हाई परसेंटेज है बैड लोन का। दूसरा लॉसेस कि कितना नेट लॉस हो रहा है बैंक को 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। तीसरा देखता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, कि बैंक के पास जो है एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ देखता है। और जैसे ही बैंक को डाल दिया जाता है, लगता है कि बैंक की हालत ख़राब है और सैफ के अंदर डाल दिया जाता है, तो आरबीआई रेस्ट्रिक्ट कर सकता है बैंक को, कि बैंक को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है डिविडेंड देने से, ठीक है, डोनेशन देने से, या नया लोन इशू करने से, या कोई लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से इन सारी चीज़ों से आरबीआई जो है मना कर सकता है। सिंपली यही चीज़ है। देन ये अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क से रिलेटेड। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यस, यही हमने पढ़ा। इट कैन बी इनिशिएटेड इन केस ऑफ सीरियस गवर्नेंस इशू, क्या इसको सीरियस गवर्नेंस इशू के टाइम पे लाया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, कि इसको सीरियस गवर्नेंस इशू अगर है या कुछ चीज़ है तब भी लाया जा सकता है। तो 190 का आंसर है सी। सो अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आरबीआई मैनेजेस इट फॉरेक्स रिजर्व एज डिपॉजिट विद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट विथ फॉरेन कमर्शियल बैंक, ये भी सही बात है। डिपॉजिट विथ फॉरेन सेंट्रल बैंक, तो ये भी सही बात है, ठीक है। आरबीआई मैनेज करता है यहाँ पे अपना फॉरेक्स रिजर्व, तो इसके लिए ऑल ऑफ दी अबव है। तो आरबीआई क्या करता है कि इन्वेस्ट कर देता है रिजर्व को इन कुछ इंस्ट्रूमेंट में। कहाँ कहाँ? डिपॉजिट विद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, जो कि ये BIS कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। दूसरा डिपॉजिट कर सकता है अदर सेंट्रल बैंक के साथ, ठीक है, सेंट्रल बैंक जैसे कि US फेडरल रिजर्व हो गया, या बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, या फिर डिपॉजिट कर सकता है फॉरेन कमर्शियल एंटिटीज़ के साथ, ठीक है, टॉप टीयर जो फॉरेन कमर्शियल बैंक है उसके साथ डिपॉजिट कर सकता है। उसके बाद डिपॉजिट और क्या कर सकता है? बाय कर सकता है सॉवरिन बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट डेथ को, और बॉन्ड्स को गारंटीड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, तो ये भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अदर इंस्ट्रूमेंट और इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, ठीक है, तो कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया या इंस्टीट्यूशन हो गया जिसको कि अप्रूव किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के द्वारा, तो ये सब कर सकता है। इसीलिए आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव है। सो सिंपल अब देखते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, ठीक है, तब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट कहने का मतलब है ये एक ऐसा फैसिलिटी है जहाँ पे बैंक अलाउ करता है किसी पर्सन को, कंपनी को और गवर्नमेंट को कि वो बोरो कर सकता है मनी को, ठीक है, पैसा ले सकता है बैंक से फिक्स्ड लिमिट तक, जब भी ज़रूरत हो एक फिक्स्ड लिमिट है और इस लिमिट तक ले सकता है, ठीक है। तो ये एक प्री अप्रूव्ड लोन लिमिट की तरह होता है। तो बोरोवर जो है पैसा किसी भी टाइम ले सकता है जो भी अप्रूव्ड लिमिट है उसके अंदर, और इंटरेस्ट पे किया जाएगा जब अमाउंट को एक्चुअल यूज़ किया जाएगा, ठीक है, टोटल लिमिट पे नहीं। जैसे कि अगर बैंक किसी को 10 लाख जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है और बोरोवर सिर्फ 2 लाख ही यूज़ कर रहा है, तो इंटरेस्ट जो है 2 लाख के ऊपर ही चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फ्लेक्सिबल बोरोइंग हो गया, कि मनी को जब चाहे विड्रॉ किया जा सकता है। रीयूजेबल फैसिलिटी हो गया, कि रीपेमेंट के बाद पैसा फिर से जो है बोरो किया जा सकता है लिमिट के अंदर, और इंटरेस्ट जो है सिर्फ उसी अमाउंट पे लगेगा जिस अमाउंट को यूज़ किया गया है। तो अननेसेसरी जो इंटरेस्ट बर्डन है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट को कौन कौन यूज़ कर सकता है? बिजनेस यूज़ कर सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए, डेली एक्सपेंसेस के लिए। गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है इमरजेंसी फंडिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए। तो ये हमने जाना लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। अब ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ इशूड बाय वन बैंक टू अनदर, ऐसा तो हमने नहीं दिखा। इट इज़ इशूड मेनली इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक हैज़ अग्रीड टू लेंड, ठीक है। उसके बाद the company will have to pay interest on the amount for which the line of credit has been issued। तो इसका आंसर क्या है? 192 का आंसर है सी। इट इज़ अ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक हैज़ अग्रीड टू लेंड, की इतना जो है लेंड करेंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीज़र लोन के बारे में। तो इससे पहले क्वेश्चन देखने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर टीज़र लोन क्या है। तो टीज़र लोन है क्या? एक ये हाउसिंग लोन है जिसमें कि बहुत लो इंटरेस्ट रेट होता है इनिशियल ईयर में, और लेटर फिर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, हाइयर हो जाता है। मतलब अगर कम था तो अब ज़्यादा हो जाता है, हाइयर मार्केट लिंक्ड फ्लोटिंग रेट। तो सिंपल क्या है? सिंपली अगर हम कहें कि चीप लोन रहता है शुरू में, लेकिन बाद में एक्सपेंसिव बन जाता है। तो बैकग्राउंड क्या है कि ये पहले लॉन्च हुआ था 2009-10 में, ठीक है। स्टेट बैंक इंडिया के द्वारा इसको लाया गया था,
और इसको क्या कहा गया, टीज़र लोन स्कीम कहा गया। अब टीज़र क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है लो इनिशियल रेट जो है लोगों को अट्रैक्ट करता था, टीज़ करता था, ऐसे लग रहा था कि अट्रैक्ट कर रहा है बोरोवर्स को। तो ये वर्क कैसे करता है, इनिशियल ईयर में यहाँ पे फिक्स्ड होता था अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लोअर ईएमआई था। फिर लेटर ईयर में क्या हो जाता था कि लोन शिफ्ट हो जाता था जो फ्लोटिंग मार्केट लिंक्ड रेट है उसमें, तो ईएमआई जो है वो भी राइज कर सकता था बहुत तेज़ी से। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ईएमआई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ सकता था। तो आरबीआई फिर चिंता में क्यों आया, क्योंकि बोरोवर जो है क्या कर सकता है कि बहुत बड़ा जो है होम लोन ले ले, और वो हो सकता है कि एक्चुअल में इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट का साइकिल है, और अगर वो बढ़ जाए, ईएमआई सडनली अगर बढ़ जाए, और जो सैलरी है अर्नर्स का तो वो तो कम रहेगा, तो रीपेमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो सकता है कि अब वो फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ जाए, वो दे ही ना पाए, ठीक है। तो ये है, तो इसके लिए फिर आरबीआई का क्या कहना है कि प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल होम लोन में क्या होता है कि स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग 0.4% होता है, लेकिन अगर टीजर लोन है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट जो है प्रोविजनिंग 2% होगा। तो मतलब क्या है कि बैंक को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को रखना चाहिए सेफ्टी रिजर्व में टीजर लोन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट का चांसेस है कि अभी तो आप कम इंटरेस्ट दिखा के अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन बाद में जब ये बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि जो सैलरी वगैरह है लोगों का, अगर वो नहीं बढ़ा और वो नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, तो डिफ़ॉल्ट तो हो सकता है। तो ये है, तो आखिर हायर प्रोविजनिंग चाहिए क्यों, क्योंकि आरबीआई को ये लग रहा है कि टीजर लोन रिस्कियर है, ठीक है, और ताकि डिस्करेज किया जा सके बैंक को, ताकि वो एक्सेसिव यूज़ ना कर सके इन जैसे प्रोडक्ट का, टीजर लोन का, और बैंकिंग सिस्टम को बचाया जा सके कि एनपीए ना बने फ्यूचर में। तो टीजर लोन क्या है देखते हैं। इट इज़ फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट, बिल्कुल फिक्स्ड कम फ्लोटिंग तो है ही, हमने देखा। देन दीज आर शॉर्ट टर्म लोन, हाउसिंग लोन है, इतने लंबे टाइम का है, शॉर्ट टर्म कैसे होगा, ये गलत है। देन दीज लोन आर बैंड बाय आरबीआई, बैंड तो नहीं किया गया है ना, इसके ऊपर कहा गया कि प्रोविजनिंग ज़्यादा रखना चाहिए, तो इसीलिए 1 ओनली। देन अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म के बारे में कि आखिर ये प्रोविजनिंग नॉर्म क्या है। तो प्रोविजनिंग का मतलब होता है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम कि आखिर प्रोविजनिंग होता क्या है। तो प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि बैंक को कुछ जो है इनकम, कुछ जो भी है रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, कुछ सेफ्टी फंड रखना पड़ता है, ताकि जो भी पॉसिबल फ्यूचर लॉस होने वाला है, जो भी एनपीए बनने वाला है, उसको कवर किया जा सके। तो सिंपल अगर समझना चाहें तो यही है कि बैंक को सेव करना पड़ता है मनी एडवांस में, कि आगे चल के कोई लोन बुरा हो जाए और उसको पे ना करे, एनपीए बन जाए, तो पहले ही उसके लिए जो है एडवांस में पैसा रखना पड़ता है। तो प्रोविजनिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया तो बैंक का तो फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ठीक है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि बैंक को बचाया जा सके, जो भी अगर सडन लॉस होने वाला है, या बैंक का बैलेंस शीट अच्छा रहे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रोविजनिंग ऑफ डिफरेंट एसेट्स। तो यहाँ पे होता है एक स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि लोन, ऐसा लोन जिसको कि रीपे किया जा रहा है नॉर्मली, तो यहाँ पे कम प्रोविजनिंग चाहिए होता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि ये रीपे हो जाएगा। तो प्रोविज़न स्टैंडर्ड एसेट के लिए कितना है, 0.4% है। और प्रोविजनिंग फॉर एनपीए, ठीक है, अब लग रहा है कि ये रिस्की लोन है या बैड लोन है, तो इसके लिए बैंक को हाइयर रखना पड़ता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा, तो इसको कहा जाता है, ठीक है, प्रोविजनिंग। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है पीसीआर, ठीक है। पीसीआर क्या होता है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो पीसीआर बताता है कि बैंक ने अपने बैड लोन्स के अगेंस्ट कितना पैसा रिजर्व करके रखा है फ्यूचर लॉसेस को कवर करने के लिए। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये बैंक का सेफ्टी कुशन होता है बैड लोन्स के अगेंस्ट। अगर बैंक का एनपीए अगर हम देखें 100 है, ठीक है, अगर 100 एनपीए है तो बैंक ने कितना रखा हुआ है,
70 रखा हुआ है, तो पीसीआर अगर बैंक ने 70 रखा हुआ है तो पीसीआर कितना हुआ, 70% हुआ। तो इसका मतलब जितना हाई पीसीआर जो है ज़्यादा होगा तो बैंक उतना ज़्यादा सेफ है फ्यूचर लॉसेस को हैंडल करने के लिए, वो बैंक के पास कैपेसिटी बेटर है। अगर पीसीआर कम है इसका मतलब बैंक के पास फ्यूचर लॉसेस को कवर करने के लिए कम प्रिपेयर्ड है, ज़्यादा जो है नहीं है उसके पास प्रोविजनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। द टर्म प्रोविजनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज़ द लॉस दैट बैंक इनकर्स ऑन द सेल ऑफ बैड एसेट, नहीं, सेल ऑफ बैड एसेट नहीं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक नीड्स टू सेट असाइड व्हेन लोन टर्न्स इनटू एनपीए। तो बिल्कुल यही सही चीज़ है, मतलब यही सही स्टेटमेंट है।